तो दोस्तों आपके सामने खड़ी है यामाहा की मोस्ट ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक R15M विद क्विक शिफ्टर। ये है 2023 मॉडल जो TFT मीटर के साथ आई हुई है। कलर डिस्प्ले है इसमें। ये बाइक है अपने संटी भाई की। तो भाई से पूछते हैं कि भाई बाइक कहाँ से ली, क्या परचेज़ किया और क्या प्राइस रहा इसका। बाइक को इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो भाई अपने बारे में बताएं पहले। राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत खत्री। ये बाइक मैंने अभी हाल ही में परचेज़ की है। इसको लिए अभी हमें 1 मंथ ही हुआ है। अभी हम इसको 1000 किलोमीटर ही ड्राइव किया है इसको। इससे पहले मेरे पास वर्जन 3 भी थी, R15 V3। मैंने उसको ये बाइक लॉन्च होने जस्ट पहले सेल आउट कर दिया था कि मुझे इसकी जो कहते हैं कि लॉन्च होने से पहले ही जो इसकी वीडियो हुई थी, जो वो देख के मुझे इस बाइक से अलग ही लगा था कि हाँ ये R1 से R7 से बिल्कुल इंस्पायर्ड है। इसलिए मैंने उसको सेल आउट कर दिया कि मैंने सोचा कि इसके बाद में प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगे V3 को, अगर मैं बाद में सेल आउट करूँगा तो। इसलिए मैंने पहले उसको सेल आउट कर दिया और साथ के साथ इसको मैंने सोच लिया था तभी कि मैं इसको परचेज़ करूँगा। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई तो इसमें कुछ कमियाँ थी, जैसे कि इसके अंदर एक तो जो डिस्प्ले था, मीटर डिस्प्ले था, वो कलर्ड नहीं आता था, नॉर्मल आता था। और एक दो छोटी मोटी चीज़ें और भी थी जिनका मुझे कमी फील होती थी। इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे नहीं परचेज़ किया। मैंने थोड़ा वेट किया कि मुझे अंदर से रूमर्स आ रहे थे कि कंपनी इसमें अभी कुछ अपडेट्स करेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया। और मैं जो वेट किया उसका मुझे फ़ायदा ये मिला कि हाँ इसके कुछ अपडेट्स आए, कंपनी ने कुछ अपडेट्स दिए। उसके बाद मैंने इसको परचेज़ किया। तो इससे पहले आप R15V चलाते थे, आपके पास R15 V3? हाँ जी। ABS वर्जन था या उससे पहले वाला? नहीं, मेरे पास ABS वाला ही वर्जन था। अच्छा, तो वो आपने सेल कर दिया, अभी वो आपके पास है? नहीं, मैंने उसको सेल आउट कर दिया था। अच्छा, ये खरीदने से पहले आपको हाँ उसने जी, सेल ये कर दिया। खरीदने से जस्ट पहले मैंने उसको सेल आउट कर दिया था। तो आप अब तक इसको कितनी चला चुके हो? ये मेरा क्या होता है कि कम ही चलाना होता है। मैं बहुत कम चला पाता हूँ क्योंकि मेरे को संडे को ही थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। मैं संडे को ही चला पाता हूँ मोस्टली। वैसे मेरा जो काम होता है, जो मेरा वो होता है, वो मैं गाड़ी में ही चलता हूँ डेली। तो आपने स्पोर्ट्स बाइक को ही अब दोबारा से क्यों चूज़ किया? आपको लगा नहीं थोड़ा एडवेंचर बाइक ले कोई? नहीं, वो अपनी अपनी पसंद हो जाती है। मेरे को स्पोर्ट्स बाइक ही स्टार्टिंग से पसंद है और मुझे R15 ही स्टार्टिंग से पसंद है। मेरे पास V3 से पहले V2 भी थी। अच्छा, आप तो हाँ, आप स्टार्टिंग से ही मैं यामाहा का काफ़ी शौकीन रहा हूँ। मेरे पास पहले स्टार्टिंग में FZ थी। FZ के बाद मैंने R15 वर्जन 2 ली। वर्जन 2 के बाद मैंने R15 वर्जन 3 ली। और वर्जन 3 के बाद अब आप देख सकते हैं ये मेरे आपके सामने खड़ी है R15M लेटेस्ट। और देखा जाए तो इंडियन मार्केट में ये सबसे ट्रेंडिंग बाइक है, इसके अलावा तो कोई बाइक नहीं है। बाइक में स्पोर्ट्स बाइक का जो लुक देती है, स्पोर्ट्स बाइक का जो चलाने में मज़ा देती है, जो R15 देती है और कोई भी नहीं देती। R15 में जो बात है और किसी भी गाड़ी के अंदर। तो आपने ड्रैग रेस भी की होगी इस बाइक के साथ, मतलब कोई और अदर ब्रांड की होगी, जैसे बजाज की हो गई या KTM की हो गई, उसके साथ भी ड्रैग रेस हुई होगी। तो कैसी क्या परफॉर्मेंस निकल के आई बाइक के साथ? साहिल भाई, 150 सीसी बाइक में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके, कोई भी बाइक। हाँ, ये तो मैंने देखा है। मैं खुद R15 V3 है मेरे पास। हाँ जी साहिल भाई। तो ये हमने भी इसकी ड्रैग रेस की थी। इसमें हमें एक कमी तो लगी, जैसे जो इनिशियल पिकअप है उसका। हाँ जी, ये बात बिल्कुल है। R15 में जो भाई साहिल V3 जो R15 थी उसमें और इसकी BHP में 1 BHP का डिफरेंस है। और इसका जो बोलते हैं थ्रोटल बॉडी जिसको बोलते हैं, उसको अलग तरीके से ट्यून किया गया है। इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसका जो इनिशियल पिकअप है, जो स्टार्टिंग का पिकअप है, वो V3 से कम है। तो जो अभी ये गवर्नमेंट के न्यू नॉर्म्स आए थे व्हीकल के लिए कि इसमें थोड़ा BHP पावर को घटा दिया जाए, तो ये तभी BHP पावर को घटाने के लिए नहीं थे नॉर्म्स, वो नॉर्म्स पोल्यूशन वगैरह के को कंट्रोल करने के लिए। BS6 में अपडेटेशन 2 आई है, जो ये इनको BS6 को भी अपग्रेड कर दिया गया है। BS6 का वर्जन 2 आ चुका है। ये उसके अच्छा, BS6 का भी वर्जन 2 आ चुका है। ये BS6 का। तो इसमें पोल्यूशन में तो कोई फर्क पड़ता ही होगा? हाँ जी, इसमें पोल्यूशन में फर्क पड़ता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का थोड़ा पिकअप है उसमें भी डाउनग्रेड है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी घट गई। इन्वायरमेंट के लिए तो ठीक किया कंपनी ने, गवर्नमेंट ने भी ठीक करवाया, पर जो बाइक लवर्स है उनके लिए थोड़ा परफॉर्मेंस तो डाउन हो चुकी है। हाँ, तो अगर शुरू में ड्रैग रेस भी की हमने तो उसमें तो ये पीछे रह जाती है थोड़ी। ये R15 V3 से थोड़ा सा पीछे रह जाती है स्टार्टिंग में। और अभी देखो जितनी चलेगी उसी अकॉर्डिंग 1-2 सर्विस होगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ परफॉर्मेंस। वैसे बाइक दोनों ही अच्छी है, स्मूथनेस भी दोनों में अच्छी है। KTM वगैरह से तो ज़्यादा स्मूथ रहती है बाइक। अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सीटिंग पोस्चर इससे तो बहुत ही डाउन है।
हाँ, अगर KTM की स्पोर्ट्स बाइक देखो वो अपनी अपनी पसंद हो जाती है। अब कोई KTM वाला भाई बोलेगा, जो KTM लवर है वो बोलेगा कि ये नहीं Yamaha KTM तो की इससे अच्छी है, ये है वो है। वो अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। KTM भी अपनी जगह अच्छी है, Yamaha भी अपनी जगह और अच्छी पल्सर है। में थोड़ा वाइब्रेशन है, हो जाता है वो 1-2 साल के पल्सर बाद। के अंदर तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। बजाज की तो बाइक जो देखो साहिल भाई, वो वही कह सकते हैं कि Yamaha जिसके अकॉर्डिंग पैसा लेती है, बजाज का जिस अकॉर्डिंग पैसा लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ भी होती है। Yamaha की चीज़ प्रीमियम क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं वो कंपनी वाले। प्राइस को बाद में देखते हैं। बजाज पहले प्राइस को देखता है, क्वालिटी बाद में देखता है। हाँ मैंने भी सुना है कि वाइब्रेशन ज़्यादा उसमें, हाँ, उस बाइक में। पार्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अंदर जो फाइबर यूज़ किया गया है वो सोलो फाइबर यूज़ किया गया है। पर जो रिफाइनमेंट है ना इंजन का, वो यामा से मेरे को तो किसी का बेस्ट लगा नहीं, यामा ब्रांड से। Yamaha का जो R सीरीज का इंजन है वो टू व्हीलर के अंदर बेस्ट इंजन माना जाता है रिफाइनमेंट के अंदर। तो भाई आपने कोई लॉन्ग राइड की है इस पे अब तक? नहीं, अभी तक साहिल भाई इस पे कोई भी लॉन्ग राइड इतनी ज़्यादा की नहीं है। इस पे जो भी राइड की हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 किलोमीटर की ही राइड ली है। तो कोई आपका आगे प्लान है कि लॉन्ग राइड पे हाँ, जाए? बहुत ही जल्द भाई साहिल हम सोच रहे हैं कि हम एक लॉन्ग राइड करें, कम से कम भी 250, 300, 400 किलोमीटर तक की अच्छा, एक राइड 250, लें। 300, 400। हाँ चलो मैं भी चलूँगा। एक वर्जन 3 हो जाएगी, एक हाँ, R15 बिल्कुल, बिल्कुल और साहिल साथ ही भाई, परफॉर्मेंस एक भी ग्रुप में चेक हो चलेंगे, जाएगी इसकी। परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि कैसी ये चल रही हैं, कि कैसे सिटिंग पोस्चर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। तो भाई कुछ आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस हुई होगी कुछ इस बाइक में, हर बाइक में कोई ना कोई कमी तो हो ही जाती है। तो इस बाइक में आपको कोई कमी लगी तो वो भी बताएं। सही भाई, बस कमी एक तो यही है कि कंपनी जैसे कि सोच रही थी, इस बार लोग सोच रहे थे कि कंपनी मतलब कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है, यहाँ पे सभी की कंप्लेंट्स रहती है कि R15 के अंदर ना यहाँ पे जो हैंड पेन होने लग जाता है लॉन्ग राइड के बाद। सिटिंग पोस्चर कंपनी इसमें कुछ चेंजमेंट करेगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खास चेंजमेंट है नहीं। वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स बाइक के अंदर तो ये problem पोस्चर रहती है। यही होता है बैठने Posture का। यही हाँ होता है। तो यही वो होता जो है इसका। स्पोर्ट्स बाइक को चलाता है उसी को इस चीज़ का पता होता है। नॉर्मल बाइक की तरह हम इसको चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स बाइक हाईवे पे चलने के लिए ही बनी हुई है। जो हमें हाथों के अंदर ये पेन फील होता है, ये पेन फील होता है हमें जब हम ये लगा लो ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो या मार्केट के अंदर चल रहे हो। जब हमें बार बार ब्रेक सप्लाई करने पड़ते हैं तो क्या होता है, पूरी बॉडी वेट हमारे हाथों के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। वैसे इसकी थोड़ी है ना आदत पड़ने की बात हो जाती है। शुरू शुरू में जब ये बाइक लेते हैं ना तो पेन हर किसी को होता है। बिल्कुल सही कुछ बात। टाइम के बाद, कुछ महीने के बाद, अब मैंने भी अपने V3 पे लॉन्ग राइड की है, 300 किलोमीटर तक की लॉन्ग राइड की है। फिर तब पता भी नहीं चलता, इतना कुछ पेन भी नहीं होता। वो है आदत पड़ने की बात है भाई। जो जिस बाइक को ऑन करेगा चलाएगा उसको वैसी आदत पड़ जाती है। साहिल भाई, हाईवे के ऊपर जो ये बाइक मज़ा देती है ना, कोई भी बाइक मज़ा नहीं दे सकती। जो रिफाइनमेंट, जो स्मूथनेस, जो परफॉर्मेंस इस बाइक की निकल के आती है ना, वो किसी बाइक में, वो इस बाइक में निकल के नहीं आती भाई। बिल्कुल जो कंट्रोल्स इस बाइक के हैं, जो ब्रेकिंग पावर इस बाइक की है, किसी भी बाइक की नहीं है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस इस बाइक की भाई जबरदस्त। तो आपने कुछ इसमें एसेसरीज में चेंजमेंट हाँ करवाया? साहिल भाई, आप देख सकते हैं मैंने क्लच लीवर, ब्रेक लीवर को भी चेंज करवाया है। ये अमोक्सी के लीवर्स हैं, इसको थोड़ा मैंने चेंज करवा दिया है। एक तो ये दिखने में भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं और मेरे को ये ग्रिप करने में, पकड़ने में भी काफ़ी स्मूथ लगते हैं। और आप इससे थोड़ा नीचे ही देख सकते हैं, जैसे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हमने बॉडी फिटेड इंडिकेटर्स चेंज करवा लिए हैं। एक तो बाइक ज़्यादा स्पेस लेती थी, अगर हम ट्रैफिक के अंदर से निकालते थे तो वो उनका टकराते टूटने थे का साइड में, तो बहुत ज़्यादा वो रहता था। अब ये बिल्कुल बॉडी के साथ लगे हुए हैं। तो इसका आपको क्या प्राइस हुआ? जो क्या प्राइस ये पड़ा आपको? लीवर्स हैं, ये अपने आते हैं कि अप्रोक्स से 1000 के आसपास दोनों लीवर्स आ जाते हैं। अच्छा, अच्छी दोनों क्वालिटी के लीवर्स आ हैं जाते हैं। बिल्कुल। और इंडिकेटर क्या प्राइस के इंडिकेटर्स पड़े? का सर प्राइस हो जाता है, ये वैसे स्टार्टिंग रेंज तो इनकी 500 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के लेते हैं हम, गारंटी के साथ आते हैं, 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं, ये 1000 का पेयर है। अच्छा, दोनों 2 पेयर पीस हैं। का। उसमें यामा में ये शुरू से अब एलईडी इंडिकेटर भी तो दे रही है इसमें। हाँ, इसमें साहिल भाई स्टार्टिंग से ही एलईडी इंडिकेटर्स थे जो इसके साथ आए हुए थे। वो पीछे इंडिकेटर एज इट इज़ लगे हुए हैं, वो हमने पीछे कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है इसमें। सिर्फ आगे वाले इंडिकेटर्स निकाल के रख लिए हैं। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो हम उनको पीछे यूज़ कर लेंगे, वरना वो हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं एज इट अच्छा, इज़। कोई और चेंजमेंट भी करवाया आपने? मिरर चेंज नहीं करवाए? साहिल भाई, हमने मिरर चेंज करवाए थे, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार मेरे को देखने में वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन अब मुझे फिर से दोबारा से मन कर रहा है उनको चेंज करने का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार दोबारा उनको लगवा के देखूँगा। और हमने एक सबसे बड़ा इसमें अपग्रेडेशन किया है, आपने नोटिस किया हो तो, हमने इसके स्टार्टिंग में ही टायर्स चेंज कर दिए हैं। आप ये टायर्स अच्छा, देख आपने सकते हैं।
1000 किलोमीटर पे ही इसके टायर चेंज करवा दिए हैं? हमने इसके टायर 100 किलोमीटर ड्राइव करते ही अच्छा, चेंज करवा दिए 100 थे। किलोमीटर। हाँ जी बिल्कुल साहिल भाई, हमने 100 किलोमीटर पे ही इसके टायर चेंज करवा तो दिए इसका थे। रीजन क्या था आपको टायर चेंज करवाने का? साहिल भाई जो वो टायर्स आते हैं, देखो कंपनी तो अपनी साइड से अच्छे ही टायर देती है, लेकिन मैंने कई बार देखा था, कई बार सुना था कि अल्फा H1, अपोलो अल्फा H1 जो टायर हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर हैं, स्पीड रेटिंग टायर्स हैं, कम बाइक को कॉर्नर्स पे लीन करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक बार, मेरा मन था कि मैं वो टायर्स यूज़ करके देखूं, लगवा के देखूं, मैंने इसलिए लेते ही बाइक के अंदर स्टार्टिंग में ही ये टायर्स चेंज करवा दिए। कुछ मुझे साइज़ भी चेंज करवाना है टायर्स का, जैसे कंपनी इसमें जो फ्रंट टायर सेक्शन देती है वो देती है 100x80x17 का। और जो मैंने इसमें टायर सेक्शन चेंज करवाया साहिल भाई, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, दिखा सकते हैं सभी को। जो ये टायर सेक्शन है ये 110x70x17 का है। जो हमने इसकी जो बेस प्रोफाइल होती है उसको 10 सेक्शन से अपग्रेड कर दिया है। जो साइड थिकनेस होती है, साइड की प्रोफाइल होती है, उसको 10 पॉइंट से हमने डिग्रेड कर दिया है। इससे क्या होता है, जब हम बाइक को लीन करते हैं तो इसमें हमें हेल्प मिलती है, टायर राउंड शेप ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कोई परफॉर्मेंस पे भी तो बाइक पे कुछ असर आया होगा या साहिल नहीं भाई आया? माइनर सा डिफरेंस तो देखो आता है, कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल भी नहीं आता, वो बात बोलना भी गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, एक आध पॉइंट का एवरेज माइलेज भी कम हो जाती है, कि हमने इस पे टायर बड़ी बाइक का यूज़ किया। ये लगा लो ये से हैवी बाइक का ही टायर होता है। पर थोड़ा साइज है जो इसका उससे पहले वाले से छोटा होगा। कंपनी तो इसमें MRF देती है ना? कंपनी इसमें MRF देती है। देखो कोई भी कंपनी होती है, एक अकेली कंपनी कुछ मैटर नहीं करती, हर कंपनी के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं। यही टायर साइज़ हम मिचलिन में रोड 5 करके एक टायर आता है, मिचलिन का एक टायर आता है रोड 5 करके, यही टायर सेक्शन अगर हम उसमें फ्रंट और रियर दोनों लें तो वो टायर 19 से 20 हज़ार रुपये के पड़ते हैं। और यही टायर हम मिचलिन में लें, वो स्ट्रीट 2 से नाम से आते हैं, स्ट्रीट 2 के नाम से जो टायर आते हैं वो ही दोनों, यही टायर साइज़ दोनों टायर अगर हम चेंज करवाते हैं तो ये लगा लो हमें पड़ जाते हैं ये 8 से 8,500 रुपये की। और ये टायर हमें अपोलो में पड़े हैं 10,500 रुपये के। 10,500 रुपये के। और जो पुराने वाले टायर थे वो क्या आपने सेल कर दिए या? साथ के साथ ही हमने उनको सेल आउट कर दिया 5,000 में। अच्छा, 5,000 में दोनों टायर? हाँ जी साहिल भाई, हमने वो दोनों टायर हमें सेल आउट कर दिए हैं। तो आपने पीछे वाला भी टायर चेंज करवाया? पीछे वाला टायर भी चेंज करवाया हमने, ये भी वही मॉडल है अपोलो अल्फा H1। इसका टायर सेक्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। हमने इसको टायर सेक्शन को चेंज करवाया है। इसका 130 नहीं, इसका टायर सेक्शन जो 150x60x17 है, जो हमने अभी डलवा रखा है। कंपनी से इसका टायर सेक्शन आता है यहाँ पे 140x70x17। इसमें भी वही बात है, हमने इसका जो बेस है, नीचे वाला पोर्शन है, जो सरफेस रोड के साथ ग्रिप करके चलता है, उसको तो 10 पॉइंट तक बढ़वा दिया है। जो साइड की वाल होती है, जिसको वाल बोलते हैं, साइड की जो है प्रोफाइल भी बोलते हैं, वो हमने 10 पॉइंट घटवा दिया, इसको कम करवा दिया है, कि कॉर्नर्स पे लीन करने में ये हेल्प करे हमें। तो अब ग्रिप अच्छी रहती है इसमें? बहुत ज़्यादा ग्रिप अच्छी है। और अपनी अपनी पसंद की बात है, मुझे तो इसकी लुक भी उस टायर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत लुक ज़्यादा तो अच्छी लग रही है इस टायर की है। उससे। पहले जो मेरे में भी MRF के है, मैंने दोबारा चेंज करवाए, वो भी MRF के ही करवाए थे। अब मैं अगली बार सोच रहा हूँ कि अपोलो H1 ही यूज़ करूँ। तो आपको एक मेन प्रॉब्लम इसमें भी लगी क्या, जो ये चैन है, ये इसकी साउंड ज़्यादा रहती है इस बाइक में? साहिल भाई मतलब कितना ही लूप कर लो, ये कुछ ही दिन बाद यही थोड़ा कुछ चलती है थोड़ा, तभी इसे साउंड करने लग जाती है। ओपन चेन होती है, और ओपन चेन के अंदर अब अभी देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट गई हुई है चेन के अंदर। जब ये डस्ट इसके अंदर चली जाती है तो ये क्या होता है, जो लुब्रिकेशन के साथ मिक्सअप करके वो प्रॉब्लम करती है, आवाज़ करती है। इसमें हमें बार बार चेन को क्लीन करवाना पड़ता है, बार बार चेन को ल्यूब करवाना पड़ता है, साथ इसको मेंटेन भी करवाना पड़ता है। और कई बार क्या हो जाता है, हाई स्पीड पे चेन झटका लग के, कोई भी ये लगा लो गड्ढा आ गया, कुछ और आ गया, उसके कारण क्या हो जाता है, चेन का ही अगर बाइक से जो चेन का जो टीथ होते हैं वो कमज़ोर हो रखे हैं, वीक हो रखे हैं, उनसे निकल जाती है तो चेन बैंड हो जाती है। फिर वो चेन हमें पूरा चेन सेट ही चेंज करवाना पड़ता है, उसकी आवाज़ कभी भी कम हो ही नहीं सकती। उसकी आवाज़ कम करने के लिए हमें फिर पूरा चेन सेट चेंज ही करवाना पड़ता है, उसी के बाद कम होती है। अच्छा, तो भाई अब सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। आपकी इसकी पहली सर्विस तो हो चुकी होगी? हाँ साहिल भाई, फर्स्ट सर्विस करवा चुके हैं। उसके अंदर इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, एक ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, और चेन ल्यूब क्लीन हुआ था। तो ये पहली सर्विस क्या कॉस्ट रही इसकी?
फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग आई थी साहिल भाई, ये लगा लो 530 का तो इसका इंजन ऑयल था। 530 का। हाँ जी। V3 और इसका सेम रहता है? हाँ, इंजन ऑयल V3 का, V2 का, V4 का, M का, सभी का सेम ही R15 के अंदर। और क्या हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ एक इसका? ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, वो 248 का था। और ऑयल फिल्टर तो कल ही नहीं हुआ? एयर फिल्टर क्लीन हुआ फर्स्ट सर्विस पे, वो बोले सेकंड सर्विस पे एयर फिल्टर चेंज होता है, फर्स्ट सर्विस पे एयर फिल्टर। अच्छा, नॉर्मल चेकअप होता है। और बाइक का बाकी नॉर्मल चेकअप होता कोई है। प्रॉब्लम आई या कुछ? कूलेंट डाल दिया था। अच्छा, कूलेंट कम हो गया था। कोई और प्रॉब्लम आई इसमें या नहीं आई? नहीं, और कोई आज तक प्रॉब्लम फेस करने को नहीं। तो टोटल सर्विस कॉस्ट क्या रही इसकी साहिल भाई? ये अप्रोक्स 1000 से कम ही थी कुछ। अच्छा, उसमें लेबर चार्ज इंक्लूड था? नहीं, लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री था। फर्स्ट सर्विस पे ही फ्री था, सेकंड पे भी लेबर चार्ज फ्री रहेगा, फोर्थ सर्विस तक लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये थी भाई, ये बाइक थी संटी भाई की, कमलजीत खत्री की। भाई का यूट्यूब चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, खत्री ऑटो व्लॉग्स के नाम से। तो वहाँ पे भाई ने शुरू किया अब वीडियो डालना। तो और भाई आपको चैनल के बारे में बताएंगे। भाई कैसी वीडियो क्या देखने मिलेगी आगे? भाई अपना मेन एम है हम बाइक्स के बारे में ही वीडियो डालें। यह अपना खत्री ऑटोमोबाइल शोरूम है सापला के अंदर, यामा का ही शोरूम है। हम यामा की बाइक से ही रिलेटेड मोस्टली वीडियो डालते हैं, बाइक टू व्हीलर से रिलेटेड ही वीडियो मिलती हैं। तो अब आगे जो भी वीडियोज आएंगी वो मोस्टली बाइक से रिलेटेड होंगी। व्लॉग जो भी हमारी व्लॉगिंग होगी, मोटो व्लॉगिंग ही होगी, बाइक से ही होगी। जो बाइक कुछ से होगी related ट्रैवल करेंगे। हाँ जी, मोस्टली वीडियो हम बाइक से रिलेटेड ही डालेंगे। या जो कुछ वीडियोस हैं अपना थोड़ा बहुत होता है बाइक से इधर उधर घूमना होता है, उससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे, उसमें हम बाइक्स का ही तो भाई आप भाई का भी चैनल चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, खत्री ऑटो व्लॉग्स के नाम से। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोनों भाई की हमारी वीडियो मिलेंगी, जो भी नई नई बाइकें आएंगी, फुल रिव्यू। अगर बाइक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंजन की हो या कुछ भी हो, या किसी पार्ट्स की हो, कोई प्राइस पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या भाई के चैनल पर जाकर भी आप कमेंट कर देना। कोई पार्ट पूछना हो, कोई सर्विस से रिलेटेड कोई इशू हो, टायर से हो, तो आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई के चैनल को भी और मेरे को भी, और आने वाली वीडियो को आप देखते रहें।